जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एयरफोर्स सुपर वॉरियर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। ऑप्शन है कोणीय संवेग, बलाघूर्ण, बल और कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बलाघूर्ण। फॉर्मूला अगर हम देखें तो टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फा। यहाँ पर जो टाउ है वो बलाघूर्ण को दर्शाता है, आई जो है वो जड़त्व आघूर्ण को दर्शाता है और अल्फा जो है वो कोणीय त्वरण को दर्शाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई बराबर होगा 1, ई 1 से बड़ा होगा, ई 1 से छोटा होगा या ई 0 के इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई बराबर 1 होता है। यहाँ पर जो ई है उसको हम लोग प्रत्यावर्तन गुणांक कहते हैं, यानी कि इलास्टिसिटी कांस्टेंट। हम यहाँ पर देखेंगे अब जो ई का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। यहाँ पर जो दिया गया है नोट में, एच जो होता है स्मॉल एच वो उछाल की ऊंचाई होती है, यानी कि हाइट ऑफ रिबाउंड, और कैपिटल एच जो होता है वो गिरने की ऊंचाई, यानी कि जब हम किसी भी बॉल या किसी भी चीज़ को हम फेंकते हैं या उछालते हैं तो टक्कर के बाद जो उछलता है उसको स्मॉल एच कहते हैं और जो गिरने की ऊंचाई होती है उसको कैपिटल एच कहते हैं। यहाँ पर एक और बात दी गई है कि जो ई का मान होता है वो न्यूनतम 0 होता है और अधिकतम मान 1 होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ई का 1 होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है। इसके बाद है प्रत्यास्थ संघट के लिए जो ई का मान होता है 1, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, और इसमें जो स्मॉल एच होता है वो कैपिटल एच के इक्वल होता है। सेकंड है पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट के लिए, यानी कि नॉन इलास्टिक जो कोलिजन होता है, तो नॉन इलास्टिक कोलिजन में ई का मान जो होता है वो 0 होता है और एच जो होता है वो 0 होता है, स्मॉल एच का मान। इसके बाद दिया गया है अप्रत्यास्थ संघट के लिए जो ई होता है वो लेस देन 1 होता है और स्मॉल एच कैपिटल एच से कम होता है। और लास्ट है अन्य संघट के लिए ई का मान 0 से 1 के बीच होता है, यानी कि मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0। आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यानी कि यहाँ पर संवेग को दोगुना किया गया है, p को हम दोगुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, k इक्वल टू होता है p² अपॉन 2m, यानी कि मास चेंज नहीं हो रहा है तो k यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p² के। तो जब हम संवेग को दोगुना करेंगे तो k जो होगा वो 4 गुना होगा यहाँ पर, तो k डैश इक्वल टू होगा 4k। अब इसमें परसेंटेज में पूछा गया है तो आप निकाल सकते हैं बाद की गतिज ऊर्जा, यानी कि 4k माइनस पहले गतिज ऊर्जा k अपॉन में k इंटू 100। अब यहाँ पर आ गया 3k अपॉन k इंटू 100%, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 300%, यानी कि 300% इसमें बढ़ जाएगा गतिज ऊर्जा का मान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किसी पिंड को x बराबर 1 मीटर से x बराबर 2 मीटर तक विस्थापित करने में बल 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला होता है dW इक्वल टू F/dx। अब F का मान दिया गया है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 न्यूटन, तो आप दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। dW इक्वल टू F/dx। अब यहाँ पर dW
इंटीग्रेट करेंगे तो W हो जाएगा, और एफ डी एक्स लिमिट है x इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक, और f का मान है 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब करेंगे तो आएगा W इक्वल टू लिमिट है 1 से 2 और 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा W इक्वल टू x4 प्लस x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x, और लिमिट इसमें है 1 से 2। आप लिमिट पुट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जूल, यानी कि 26 जूल कार्य किया जाएगा। आप इसमें सिंपली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डी एक्स, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करके लिमिट को पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 26 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोग्राम द्रव्य को पूर्णतः ऊर्जा में बदलने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर माइक्रोग्राम द्रव्य पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है, यानी कि मास दिया गया है m इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम यानी कि इसको जब हम चेंज करेंगे किलोग्राम में तो हो जाएगा 10⁻⁹ kg। और हम सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है E इक्वल टू mc², यानी कि एनर्जी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी के स्क्वायर। m दिया गया है 10⁻⁹ इंटू c²। c की वैल्यू यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 गुना 10 की पावर 16। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 9 गुना 10 की पावर 7 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 गुना 10 की पावर 7 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, यदि अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक होगा। ऑप्शंस हैं, दोगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, समान रहेगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर घर्षण गुणांक म्यू का मान पूछा गया है। तो जो म्यू का मान होता है घर्षण गुणांक का, यह केवल संपर्क सतह की पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है अथवा उनके सतहों के बीच के तापमान पर निर्भर करता है। जबकि यहाँ पर अभिलंब बल को दोगुना किया गया है, तो अभिलंब बल के दोगुना करने से घर्षण गुणांक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वह अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा जबकि लिफ्ट, तो भार कब कम होगा। ऑप्शन है, एक समान वेग से नीचे उतरती है, एक समान वेग से ऊपर जाती है, त्वरण के साथ ऊपर जाती है, मंदन के साथ ऊपर जाती है। तो फर्स्ट है, जब समान वेग होता है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी में से कोई नहीं होगा। थर्ड है, एक समान यानी कि त्वरण के साथ जब ऊपर जाती है, तो जब त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो फॉर्मूला W इक्वल टू होता है m इंटू जी प्लस में ए त्वरण से जाएगी, तो प्लस हो रहा है एक्सेलरेशन, यानी कि भार बढ़ेगा। और ऑप्शन डी है, मंदन के साथ ऊपर जाती है कि निगेटिव एक्सेलरेशन, तो W इक्वल टू होता है m इंटू जी माइनस ए। तो जब यहाँ पर मंदन के साथ ऊपर जाती है या त्वरण के साथ नीचे आती है तब लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत होगा, तो इसका ऑप्शन होगा डी, मंदन के साथ ऊपर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने घर से विद्यालय 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और विद्यालय से घर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा में शिक्षक की औसत चाल होगी। एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो यहाँ पर शिक्षक अपने घर से विद्यालय जाता है, शिक्षक का घर यहाँ पर है और उसका विद्यालय यहाँ पर है। घर से विद्यालय की दूरी बराबर है, एक बार वो डिस्टेंस को यहाँ से ऐसे चल कर के जाता है और दूसरी बार यहीं से वो आता है। तो जब भी दूरी समान हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस जब सेम होता है, तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v एवरेज इक्वल टू होता है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2।
ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ पर जो v1 है वो फर्स्ट वेलोसिटी है, v2 है जो सेकंड है। तो फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, v एवरेज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 20 अपॉन में 50 प्लस 20 इक्वल टू 70। 0 से 0 कट गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 15 टू ज़ 100 टू ज़ 200 अपॉन 7, यानी कि 200 अपॉन 7 आएगा। और यहाँ पर ऑप्शंस में यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं क्रमशः h1 एवं h2 से गिरते हैं, पिंडों द्वारा धरातल से टकराने में लगा समय का अनुपात होगा। तो जब भी किसी पिंड को हम ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो टकराने में जो लगा समय होता है उसका फॉर्मूला t इक्वल टू होता है √2h अपॉन g। अब यहाँ पर जो g होगा उसका तो मान नहीं बदलेगा, लेकिन h का मान यहाँ पर पूछा गया है, तो t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √ के h के। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं T1 अपॉन T2, यानी कि द्रव्यमान उनका है m1 और m2 और हाइट है h1 और h2। तो द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं करता है, लेकिन ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो जब इसको T1 अपॉन T2 करेंगे तो √h1 अपॉन √h2 होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, √h1 अनुपात √h2। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर का लिया गया है, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बराबर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कौन होगा, एंगल पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के मोड को लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और इधर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर लाएंगे तो होगा साइन अपॉन कॉस, यानी कि टैन थीटा, और ए बी से ए बी कट जाए यानी कि 1 बचा। टैन थीटा इक्वल टू 1 यानी कि थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स 1, और 1 का मान होता है π/4 यानी कि टैन π/4। तो इसका एंगल होगा ऑप्शन नंबर सी, π/4। 45 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, फैराड इनटू हेनरी निरूपित करते हैं। तो फैराड यानी कि ये है कैपेसिटेंस का मात्रक है, इसको सी लिख सकते हैं, और हेनरी यानी कि एल इंडक्टेंस का। तो एल सी या सी एल की डायमेंशन पूछी गई है। तो आप यहाँ पर एल सी की डायमेंशन इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो √LC का डायमेंशन होता है वो टी के बराबर होता है। तो एल सी का डायमेंशन हो जाएगा t² के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको याद भी कर सकते हैं, √LC की डायमेंशन समय की डायमेंशन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया है, साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव 25 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर व्यास के साबुन के बुलबुले के अंदर दाब आधिक्य होगा। तो साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब आधिक्य होता है P = 4T/R होता है, और यहाँ पर जो R है वो रेडियस है। यहाँ पर डायमेंशन 1 सेंटीमीटर दिया गया है, पहले उसका रेडियस निकालेंगे तो R = होगा 1/2 यानी कि 0.5, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 × 10⁻² मीटर इसका होगा रेडियस। अब इसको निकालते हैं तो P = 4 × T 25 × 10⁻³ और R हो गया 0.5 × 10⁻³ 10⁻³ से -3 कट गया यहाँ पर, और ये पॉइंट ऊपर चला गया तो 40 और 5 5 जा 25, यानी कि 45 जा यहाँ पर आ गया 40 × 4 × 5 होगा, क्योंकि 10⁻³ है, और 0.5 × 10⁻² मीटर होगा। यहाँ पर गलत हुआ है, आप देख सकते हैं P = 4 × T की जगह 25 × 10⁻³ आ गया, और R की जगह पर आप लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻² होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 0.5 को हटाएंगे तो सिर्फ 5 होगा, तो -3 आएगा। यहाँ पर इसको काट सकते हैं, नीचे बचेगा सिर्फ 5, और 5 5 जा 25 यानी कि 20 पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20 पास्कल, ऑप्शन नंबर बी होगा।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्थिर अवस्था में एक किस नली में h ऊंचाई तक पानी चढ़ता है, h का मान बढ़ता है यदि किस नली को ले जाएं। तो जब हम किस नली को कहाँ पर ले जाएंगे कि h का मान जो है वो बढ़ेगा, तो h का जो फॉर्मूला होता है वो 2t cos थीटा अपॉन रो r g होता है। और यहाँ पर ये डिपेंड करता है टेंशन यानी कि सरफेस टेंशन पर, कॉस थीटा यानी कि एंगल पर, रो यानी कि उसके घनत्व पर, और आर मतलब रेडियस, और जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन है एच जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, यानी कि जी का मान अगर घटेगा तो एच का मान बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर जी का मान घटता है, सूर्य पर नहीं, ध्रुवों पर यहाँ भी नहीं, ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट में, तो ऊपर जाएंगे तो जी का मान, लिफ्ट में जब जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा जी प्लस ए। लेकिन नीचे की ओर त्वरित लिफ्ट में तो जी का मान घटेगा क्योंकि जी माइनस ए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा डी, जी का मान घटेगा जी माइनस ए, जिसके कारण यहाँ पर एच का मान बढ़ जाएगा। इसके बाद चलते हैं, केशिकत्व के कारण द्रव नली में ऊपर चढ़ता है यदि स्पर्श कोण है, यानी कि कांटेक्ट एंगल क्या होना चाहिए जिससे कि जो लिक्विड होता है वो ऊपर की तरफ चढ़े कैपिलरी ट्यूब में। तो फर्स्ट है न्यून कोण यानी कि 90 से कम होना चाहिए, या अधिक कोण यानी कि 90 से ज़्यादा, ऑब्ट्यूस एंगल, और न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल, और 90 मतलब समकोण होना चाहिए, और डी है 0 होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, न्यून कोण यानी कि 90 से जब कम होता है तब द्रव होता है वो नली में ऊपर चढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी विमाएं शेष 3 से अलग हैं, यानी कि किसका जो डायमेंशन है वो अलग होता है, शक्ति, कार्य, बलाघूर्ण और ऊर्जा। तो ये जो कार्य है और ऊर्जा है और बलाघूर्ण है, इन तीनों का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और डायमेंशन होता है ml2T⁻⁻²। लेकिन जो शक्ति होता है इसका डायमेंशन होता है ml2T−3, यानी कि इसमें जो शक्ति का जो विमा है वो अलग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति की विमा अलग होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।